नमस्कार साथियों, जैसा कि पूर्व के वीडियो में भाग 2 में हमने जो भारत पर इस्लामिक आक्रमण है, जिसमें अरबी आक्रमण और तुर्की आक्रमण की हम श्रृंखला पढ़ रहे हैं, उसमें पूर्व में जो 2 वीडियो हमने अपलोड किए थे, उसका ये तीसरा खंड है। इस खंड में जो दिल्ली सल्तनत से पूर्व की जो घटनाएं जो तकरीबन 636 से लेकर 1206 तक जो घटी हैं, उनको हम एक साथ पढ़ रहे हैं। जिसमें पहली 2 वीडियो में हमने अच्छी तरह समझने का प्रयास किया कि सर्वप्रथम जो आक्रमण भारत पे हुए हैं, इस्लामिक आक्रमण, उसमें आक्रमणों के यह प्रकार हैं कि सबसे पहले तो अरबी आक्रमण होता है भारत पे, और अरबी आक्रमणकारी के तहत जो सफलतम आक्रमणकारी माना गया है मोहम्मद बिन कासिम। इसके बाद में तुर्की आक्रमण की अगर हम देखें, हैं तो इस्लाम लेकिन तुर्की आक्रमणकारी 2 माने गए हैं, जिसमें से सर्वप्रथम है महमूद गजनवी, है ना, और मोहम्मद शिहाबुद्दीन गौरी, है ना। चलिए, मोइनुद्दीन शिहाबुद्दीन गौरी है ये। तो ये महत्वपूर्ण आक्रमणकारी हैं। इसके बाद और आक्रांता हैं, इनके बारे में भी जल्द ही हम, जैसे कि सर्वप्रथम हम जो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत से पढ़ेंगे, जैसे कि ऐबक से हम शुरुआत करेंगे, ऐबक, और भी आगे हम बीच बीच में मध्य में जैसे एक आक्रांता की बीच में एंट्री होगी, चंगेज़ खान हो गए, तैमूर लंग हो गए, इनके कैसे कैसे आक्रमण हुए हैं। या फिर सबसे पहले लोधी वंश की शुरुआत, अफ़गानियों से भी शुरुआत करेंगे हम, अफ़गान आक्रमणकारी, जैसे चगताई तुर्कों में हम बाबर को भी एक, जैसे तो ये क्रमशः हैं। तो हमने मोहम्मद बिन कासिम और महमूद गजनवी को पढ़ा। अब हमारे साथ में सामने है, जैसा कि हमारे टैगलाइन आपने देखा ही होगा थंबनेल में, मोहम्मद गौरी, मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी। इसका जो जन्म होता है 1150 में जन्म हुआ। कहाँ हुआ है इसके आप देखेंगे, गौर प्रदेश के क्षेत्र में माना गया है। इसका अन्य नाम है, उपनाम पूछते हैं परीक्षा की दृष्टि से, जंगी, शहाबुद्दीन, मोहम्मद बिन साम। ठीक है, ये सिक्के में पाया गया है शहाबुद्दीन, और ये मुइनुद्दीन तो उपाधियाँ भी हैं। चलिए, वंश संसवनी वंश का शासक है, निवासी मध्य एशिया की गौर प्रांत, ठीक है, जो हमारे गजनी से ऊपर वाला इलाका है। मिनहाजुद्दीन सिराज ने कहा था कि अलाउद्दीन के पुत्र हुआ एक ग्यासुद्दीन, एक मोइनुद्दीन, दोनों भाई पहले करामी हुआ करते थे। देखो, अलाउद्दीन के विषय में ये भी है कि इसने कब्र खुदवा कर, अरब में गौर प्रांतों में जो कब्रें खुदवा करके और उनकी हड्डियां ज़मीन पे बखेर दी थी, आग लगवा दी थी। इसे जहां सोज भी कहा गया है, याद रखिएगा, जहां सोज, ठीक है। चलिए, और इसने अपने बड़े भाई के नाम से सिक्के ढलवाए और खुतबा भी पढ़वाया। 1203 में गयासुद्दीन की मृत्यु के पश्चात मोहम्मद गौरी ने एक स्वतंत्र शासक के रूप में मुइजुद्दीन की उपाधि धारण की और गौर को राजधानी बनाया। ठीक है, चलिए, खुतबा पढ़वाने के लिए कुछ छात्र पूछेंगे कि खुतबा पढ़वाना क्या है। देखिए प्रिय मित्रों, खुतबा पढ़वाना होता है कि जो मस्जिद में जाकर, जैसे कोई शासक बनता है नया, वो अपने मस्जिद में जो वहाँ के मौलाना होते हैं उनसे कहता है कि मेरे नाम का उद्घोष करो और सारी जनता को बताओ कि आज से तुम्हारे जो आका हैं ये हैं, इनसे ही समस्या का समाधान करवाना है, इनके लिए ही बताना है जो कुछ भी है, आज से ये सब कुछ आपके करता धरता यही हैं। और यह उद्घोषणा मस्जिद में होगी, नमाज के वक्त भी हो सकती है, उसके बाद में, शायद नमाज के बाद ही होती है। तो खुतबा पढ़वाना, सारी जनता को बता देना, अनाउंसमेंट करवा देना, एक तरह से है खुतबा पढ़वाना, जहाँ तक मैं समझता हूँ। चलिए, मुइनुद्दीन मोहम्मद गौरी के दरबार में फ़खरुद्दीन राजी और निजामी गुरु रहा करते थे। ये इतिहासकार भी हैं, इस तरह के गुरु हैं, फ़खरुद्दीन राजी और निजामी। ठीक है, गौरी ने हिंदू देवी लक्ष्मी और नंदी की आकृति के सिक्के चलवाए, जिन पे एक साइड में देवनागरी लिपि में कुछ लिखा गया है, मोहम्मद बिन साम। देवनागरी लिपि में, समझ रहे हो ना, संस्कृत में देवनागरी लिपि में, हमारे जो हिंदी टाइप की है, हिंदी की देवनागरी, संस्कृत की तो ब्राह्मी है, तो देवनागरी लिपि में लिखा गया मोहम्मद बिन साम। भारत में एकता व्यवस्था की शुरुआत मोहम्मद गौरी के समय पे ही की गई थी। एकताओं की शुरुआत की। गौरी के 5 दास, आपने 1 दास पढ़ लिया होगा, हद है 2 पढ़ लिए होंगे, 3 पढ़ लिए होंगे, मैं 5 दास बता रहा हूँ, नोट कर लेना, ये चैलेंज है। 5 दासों को अगर जानते हो तो बताओ कौन सी किताब में किस पेज में लिखा गया है। ताजुद्दीन याल्दौज, नासरुद्दीन कुवाचा, कुतुबुद्दीन ऐबक, बहाउद्दीन तुगरिल और इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी। इनके अलग अलग इलाके हैं 5। चलिए देखते हैं। ताजुद्दीन याल्दौज, ये जब मृत्यु के उपरांत के बता रहा हूँ मैं, तुम एक साथ ही समझ लो।
तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, तुम अभी मानने लग जाओगे कभी होगा। पैरेलल नहीं था, मृत्यु के उपरांत विभाजन हुआ है। तो वो 5 दास थे, है ना। ताजुद्दीन यालदौज गजनी का शासक बनता है मृत्यु उपरांत, नसरुद्दीन कुवाचा सिंध और मुल्तान का, कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर और अजमेर, साथ में यहाँ पूरा दिल्ली के पास की भी इसकी जिम्मेदारी थी, बदायूं तक की, ठीक है। खिलजी को भेजा गया था बंगाल और बिहार प्रांत लूटने के लिए, नेपाल तक पहुंचा, खिलजी की तो हत्या कर देगा एक व्यक्ति। बताओ जल्दी से कौन है? मलिक बहाउद्दीन तुगरिल, बयाना, इसको जिम्मेदारी बयाना राजस्थान के इस इलाके की दी गई थी। और अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश, ये किसी भी कीमत पे गौरी का गुलाम नहीं है। गौरी ने प्रयास किया था लेकिन ये बिका ही नहीं, और ये गजनी में इस पर बिकने की पाबंदी भी गौरी ने लगा दी थी। फलस्वरूप इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में खरीदा था इल्तुतमिश को, ऐबक ने, तो ये ऐबक का गुलाम माना जाएगा। आगे से ध्यान रखना 5 गुलाम हैं गौरी के। चलिए, गौरी की मृत्यु की एक अवधारणा है कि गौरी की जो हत्या सिंधु नदी के तट पर दमयक नामक स्थान पर 15 मार्च 1206 को शाम के समय नमाज पढ़ते समय कर दी गई थी। इसके बाद यालदौज ने गौरी की शव को गजनी में दफनाने के लिए संजरी को नियुक्त किया। कौन है? मुयद्दुल मुल्क मोहम्मद अब्दुल्ला संजरी, इसको नियुक्त किया और इसके शव को गजनी में दफनाया गया। तो गौरी की कुल कहानी है। गौरी के साथ में और घटनाएं कैसे कैसे पढ़ेंगे, भारत पर आक्रमण की दृष्टि से देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके दासों को। मलिक बहाउद्दीन तुगरिल, 2 महत्वपूर्ण दास हैं जिनकी मृत्यु हो जाएगी, उनके बारे में जरूर देखें एक बार। सबसे पहले मलिक बहाउद्दीन तुगरिल, मोहम्मद इजुद्दीन मोहम्मद इख्तियार इन बख्तियार खिलजी। चलिए, उपाधि है इसकी अलमुअज्जी अल सुल्तानी। जब धनगर के दुर्ग पे कब्जा कर लिया गया तो ये तुगरिल को विजय प्राप्त हो जाती है, तो इसे बयाना भेज दिया गया और ये वहाँ पर सुल्तान कोट का किला या नगर बसा लेता है। इसकी ऐबक से बहुत सस्तता थी, क्योंकि भाई गौरी, एक तो गौरी मान लो, उसके ऐसे करके 5 गुलाम मान लो, तो दोनों तो लड़ सकते हैं ना आपस में। गौरी हो गया अकेला, ऊपर से 5 चेले हैं, उसके 5 गुलाम हैं। तो ये तुगरिल और ऐबक दोनों बड़े सत्ता रखते, सत्ता तो सभी रखते थे, पर कुछ को ये रिश्तेदारी निभा करके, उनसे रिश्तेदारी बना करके अपने पक्ष में कर लेगा ऐबक। परंतु ऐबक की शत्रुता थी। तुगरिल ने बयाना क्षेत्र में अनेक सार्वजनिक कार्य कराए जो आज भी उनकी स्मारकें बनी हुई हैं और उनको आज भी बड़ी अच्छी तरह से माना जाता है, ऐसा मिनहाजुद्दीन सिराज ने कहा है। मलिक इजुद्दीन को देखते हैं। मलिक इजुद्दीन मोहम्मद इख्तियार इन बख्तियार खिलजी, ये खिलजी वो वाला खिलजी वंश का खिलजी नहीं है, फिर समझ लो, बार बार कह रहा हूँ। मोहम्मद मलिक इजुद्दीन मोहम्मद इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी मूलतः ना यह गरमसीर का रहने वाला था। स्थान है गरमसीर, गौर के पास का इलाका है। इसने 1202 में विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय को उजाड़ा, ठीक है, वहाँ के ग्रंथों में आग लगा दी। याद रखना, ये सवाल बहुत बार पूछा गया है कि विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय को उजाड़ने वाला, आग लगा देने वाला, तोड़ने वाला, नष्ट करने वाला कौन है? ये बख्तियार खिलजी, याद रखना जरूर, इतना लंबा ना याद कर पाओ तो। जब तिब्बत अभियान के दौरान ये बख्तियार खिलजी गया था, तभी इसको सूचना मिली कि मेरे स्वामी के साथ कोई घटना हो गई है। ऐसा लिखा गया है कि उसके फलस्वरूप मेरे भाग्य ने साथ छोड़ दिया है, ऐसा ये कहता है अली मर्दान ने, ठीक है, अली मर्दान ने 1204 में बख्तियार खिलजी की हत्या कर दी गई। चलिए, मोहम्मद गौरी के भारत पर आक्रमण एक बार देख लेते हैं। आपने इतने नहीं पढ़े होंगे, तुम तो सोच रहे होगे 5-7 आक्रमण किए होंगे। तेजी के साथ इसके आक्रमणों की संख्या 1175 से 1206 तक अगर माना जाए तो लगभग 20-21 आक्रमण हैं। महत्वपूर्ण क्या क्या है जरा टिक कर देता हूँ, जो अति महत्वपूर्ण है। सबसे ज़्यादा पहला ये वाला आक्रमण अहिलवाड़ा की नायका देवी भीम देव द्वितीय या मूल राज द्वितीय, ठीक है, मूल राज द्वितीय के समय की घटना इन्होंने हरा दिया था। इसके बाद इम्पोर्टेंट आता है ये 1288-89 का भटिंडा के सूबेदार को हरा देना। इसी का परिणाम था कि 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध, इसी का परिणाम है भटिंडा वाले आक्रमण का, क्योंकि भटिंडा का सूबेदार ना अलंगपाल तोमर अर्थात पृथ्वीराज चौहान के प्रभाव में रहता था ये इलाका। चलिए, तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192। अच्छा, इनकी घटनाओं को पूरी तरह समझें तो यह भी है क्योंकि पृथ्वीराज चौहान जी का प्रेम प्रसंग का उल्लेख किताबों में मिलता है, क्योंकि कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री संयुक्ता की प्रेम कहानी का उल्लेख है। चंद्रवरदाई ने साफ साफ पृथ्वीराज रासों में कई बार लिखा है कि हमारे महाराज के, उन्होंने बड़ा अच्छा बखान भी किया है पृथ्वीराज चौहान के विषय में कि उनकी लंबाई बहुत ज़्यादा, 6 फुट से भी ज़्यादा है, 1.25 मन का भाला लेके चलते हैं, घोड़े पे चलते हैं तो एक बहुत बड़े शेर की तरह,
तो उनका ऐसे बखान करने से संयोगिता प्रभावित हुई और संयोगिता की भी सुंदरता का बखान कर दिया गया, तो पृथ्वीराज चौहान प्रभावित हुए। इस प्रकार उन दोनों के लिए अनदेखा, वन साइड लव, समझते हैं ना हम, एक साइड वाला, उसका उल्लेख उस जमाने में चंद्रवर दाई ने कर दिया पृथ्वीराज रासों में। फलस्वरूप वो संयोगिता को, ये संयोगिता की ये सब प्रेम कहानी के विषय में जब राजा जयचंद्र को पता चला तो उन्होंने संयोगिता का स्वयंवर रचाने की सोची और उसमें सभी आसपास के राजाओं को बुलाया, पर पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया। ये बात उनको बहुत बुरी लगी और वो सीधे स्वयंवर में ही पहुंच गए और संयोगिता को वहां से अपहृत कर लिया, यानी अपने साथ भगा लाए। इस प्रकार इस घटना से भी नाराज था जयचंद्र और उसने गौरी को भी यह सूचना भिजवाई कि हम तुम्हारा साथ दे देंगे, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नहीं, सेना के रूप में सहायता देने की बात कही गई। तो ये दोनों युद्धों में सबसे पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीत गए, पहली ही बार में बड़ी खुशी मनाई, लेकिन गौरी ने इसका पश्चाताप किया और सीख ली और अगले ही वर्ष युद्ध में, तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। इस प्रकार का उल्लेख है, आगे मैं बहुत जल्द वर्णन करूंगा कौन कौन इनके इस हार के विषय में अपने विचार रख रहे हैं। इसके बाद 1193 में हाँसी, कोहराम और दिल्ली जीता। हाँसी, कोहराम, हाँसी माने हिसार, कोहराम और दिल्ली, दिल्ली माने दिल्ली के पास में हूद यानी जूद, ये गाजियाबाद वाला इलाका, और ये सब दिल्ली जीता। और 1194 में तुरंत दिल्ली से सीधा रास्ता जाता है कन्नौज के लिए और चंदावर का युद्ध हुआ, कन्नौज का युद्ध हुआ। आप समझेंगे जरा एक बार, चंदावर का युद्ध, ज़्यादा जयचंद्र को हरा दिया क्योंकि उन्होंने पूर्णतः साथ नहीं दिया था, वैसे भी जीतना ही उद्देश्य था गौरी का। चलिए 1195 में बयाना कुमारपाल को हराया, 1196 में ग्वालियर बहाउद्दीन को हराया और 1197 में बदायूं के राष्ट्रकूट राजाओं को हराया, बदायूं की साइड में। 1199 में मालवा को जीता, 1202 में बुंदेलखंड जीता, परमर्दी देव को हराया और 1203 में बिहार बंगाल विजय हेतु खिलजी को भेज दिया। ठीक है, वही खिलजी जो बता रहा हूँ, उसने वहाँ जाकर के नालंदा और विक्रमशिला में आग लगा दी थी। और 1105 में खुद के युद्ध में ईरान के जो ख्वारिज्म शाह थे उनसे हार गया। पंजाब के खोखरों को हराया। इसी में देखो 1206 का युद्ध याद रखना, पंजाब के खोखरों से होता है। उसमें इसके जो दास थे, तीनों दास बड़ी तेजी के साथ लड़े। उसमें इल्तुतमिश भी लड़ा जो कि ऐबक का दास है, तो उसकी इतनी बड़ी युद्धशीलता, उसके अंदर जोश, स्वभाव को देखते हुए उन्होंने, यानी गौरी ने इल्तुतमिश के विषय में ऐबक से कहा कि तुरंत इल्तुतमिश को वो दास्तान से मुक्त कर दे। इस प्रकार 1206 में ही इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक की दास्ता से मुक्त हो गया था। ये सवाल पूछा जा सकता है, जबकि ऐबक खुद गुलाम बना पड़ा है, लेकिन इल्तुतमिश ऐबक की दास्ता से मुक्त हो चुका था। तो सबसे पहले दास्ता से मुक्त होने वाला इल्तुतमिश ही है, याद रखिएगा, दास्ता से मुक्त करने के लिए कहा गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वीराज चौहान के बारे में 4 युद्धों को विशेष याद रखेंगे। 1191 में तराइन का युद्ध, प्रथम युद्ध, इसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध, इसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई। मृत्यु के विषय में भी घटनाएं लिखी गई हैं। चंद्रवरदाई ने तो यहाँ तक लिख दिया था कि ये पकड़ करके गौरी इनको सीधा गजनी ले गया और वहाँ पर इन दोनों के बीच में वार्तालाप होती है और ये कह देता है चंद्रवरदाई कि मेरे महाराज तो शब्दवेदी बाण चला लेते हैं और ये एक बहुत बड़ी कला है उनके अंदर, देखना चाहेंगे तो। गौरी ने कह दिया हाँ देखूंगा। तो एक ऊंचे मचान पे गौरी को बैठा दिया गया और वहाँ से इसके चंद्रवरदाई ने किताब में लिखा है पृथ्वीराज रासों में कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ताऊ पर सुल्तान है मत चूके चौहान। तो चौहान ने वहीं से तीर चला करके गौरी की हत्या कर दी, ऐसा चंद्रवरदाई ने लिखा है, पर बहुत सारे इतिहासकार नहीं मानते। 1193 में हाँसी कोहराम जीता और 1194 में चंदावर के जयचंद्र को हराया। पृथ्वीराज चौहान यानी कि पृथ्वीराज तृतीय के विषय में जान लेते हैं। इनके पिता का नाम सोमेश्वर, माँ का नाम कर्पूर देवी है। नाना अनंगपाल तोमर, पुत्र के नाम खांडे राय और गोविंद राय हैं। मुख्यालय अजमेर और संरक्षक कदमदास। चलिए कुछ इतिहासकारों के इनके पृथ्वीराज चौहान के विषय में कुछ विचारधाराएं हैं, देखें एक बार। युद्ध स्थल में ही मृत्यु, विधि विधान में लिखा गया है। बंदी बनाकर अजमेर ले जाया गया, पृथ्वीराज प्रबंध में लिखा गया है। युद्ध स्थल में पकड़कर मार दिया गया, मिनहाजुद्दीन सिराज ने कहा। युद्ध स्थल में ही आत्महत्या कर ली, हम्बीर रासों में लिखा गया है। कैद करके अजमेर ले जाया गया, हसन निजामी ने कहा गया है। गौरी की अधीनता स्वीकार कर ली, सिक्कों पे मोहम्मद बिन ऐसे करके मोहम्मद अवतारम लिखा गया है। इससे यह प्रतीत होता है कि सिक्कों पर ही चलने से कि कुछ दिन अधीनता स्वीकार कर ली थी। अजमेर और अरम में पृथ्वीराज द्वारा जीतकर तीर से गौरी को मारने का विवरण पृथ्वीराज रासों में किया है चंद्रवरदाई ने। चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वीराज तृतीय के समय पर रहने वाले दरबार में कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति, साहित्यकार कौन कौन है? चंद्रवरदाई हो गया, जननायक भट्ट हो गए, विश्वरूप हो गए, कदम्बदास हो गए, विद्यापति गौड़ हो गए और
बागेश्वर जनार्दन, पृथ्वी भट्ट और चंद्रवर दाई। ठीक है, तो ये जो सभी हैं याद रखने हैं आपको, पेपर में पूछे जाएंगे जरूर। 4 बांस 24 गज भी लिख दिया, आपको याद करना हो तो याद कर सकते हैं आराम से। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है, मत चूके चौहान। चलिए कुछ प्रश्नोत्तरी में लेकर के, तो इस प्रकार हमने 3 वीडियो को समाप्त किया है। 3 छोटे छोटे खंड हमने देखे, जिनमें तीनों बड़े बड़े जो इस तरह आक्रमणता थे उनके विषय में पढ़ा, उनसे जुड़े हुए कुछ प्रश्नोत्तरी एक बार देख लेते हैं। आप लगाइए जरा, बताइए एक बार रोक रोक के वीडियो। हिजरी संवत किस तारीख को प्रारंभ हुआ? आरआरबी 2014 में यह प्रश्न आया था, और 16 जुलाई 622 ईस्वी को। ठीक है, मोहम्मद साहब की जीवनी किसने लिखी है? उत्बी ने लिखी है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। इस्लाम के अनुसार निम्न में से कौन सा इस्लामिक कर नहीं है? सदका, जकात, उसर। ऐसा नहीं है, ऐसा नाम की तो नमाज होती है रात्रि की। निम्न में से किसे गाजी की उपाधि धारण नहीं की? यूपी टीजीटी 2019 में आया है। गजनबी, बहलोल्लोदी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक नहीं करेगा भैया, गियासुद्दीन तुगलक करेगा इसमें। ठीक है, किसने मोहम्मद साहब के बाद खलीफा कौन नहीं बना? अबू बकर, उमर, अली। असगर खान नहीं बना, असगर खान नहीं है। ठीक है, ये नहीं बना है। आगे देखते हैं, तहकीक ए हिंद। ओ कितनी महत्वपूर्ण किताब आ गई, तहकीक ए हिंद, अल बरूनी की किताब है। अल बरूनी ने तो बहुत बड़ा उल्लेख किया है भारत के विषय में। एक बार देखते हैं आगे। तबकात ए नासिरी, तबकात ए नासिरी के लेखक कौन है? जियाउद्दीन बरनी, मिनहाजुद्दीन सिराज, शमसे सिराज अफीफ या हसन निजामी? आप बताएं एक बार। तबकात ए नासिरी मिनहाजुद्दीन सिराज ने लिखी है। चलिए, तबकात तारीख ए फिरोज शाही, तारीख ए फिरोज शाही के लेखक हैं उत्बी, है ना, तारीख ए फिरोज शाही। आगे चलिए, आगे देखते हैं। रहला, रहला का लेखक है इब्न बतूता। कौन सी पुस्तक अमीर खुसरो ने नहीं लिखी? किरानुस सदायन, आशिका, तुगलकनामा, मिन मकाला। मिन मकाला नहीं लिखी, अल बरूनी की किताब है। आगे देखते हैं। अरबी आक्रमण के समय भारत प्रांत का मुखिया कौन होता था? प्रांतपति, अधिकारीन, उपरिक, सम्राट? नहीं, उपरिक होता था, सम्राट नहीं। सम्राट तो बहुत पुरानी उपाधि है। अल बरूनी का वास्तविक नाम क्या था? अबू रेहान, अबू रेहान नाम था इसका। चलिए देखते हैं एक बार, पीजीटी में आया है। भारत पर अरब आक्रमण सर्वप्रथम किस वर्ष हुआ? चलो, ये बच्चों के सबसे ज़्यादा उत्तर इन और इनको लेके आते हैं। बेटा गलत है उत्तर, उत्तर तो 636 है। मेरे वीडियो देख लेना, किताब भी बता दे रहा हूँ। सौरभ चौबे की किताब पढ़ लो अच्छी तरह से, एसके पांडे पढ़ लो, उसमें मिल जाएगा। ये ना, ये तो तुम पढ़ रहे हो ना, ये सब हटा दो। ये अरियंत वरियंत की किताब है, इनमें कुछ नहीं है, गलत आंकड़े दिए गए हैं बच्चों को गुमराह करने के लिए। चलिए, मोहम्मद बिन कासिम के समय दमिश्क का खलीफा कौन था? अल हज्जाज था भैया, अल हज्जाज। ठीक है, अल हज्जाज। आगे देखें। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर किए आक्रमणों में सबसे पहले किस पर आक्रमण किया? वाह, सबसे पहले मैंने बताया था कि सबसे पहले देवल पे आक्रमण करता है वो। देवल, नीरुन, सहवाल, सिसम, बिल्कुल क्रम से ही। ये तो मोहम्मद बिन कासिम के समय सिंध प्रांत के राजा दाहिर की राजधानी कहाँ थी? अलौर थी भैया, अलौर। चलिए, महमूद गजनवी किसका पुत्र था? बता दिए हैं, सुबुक्तगीन का था। अलब्दगीन ने तो गजनी वंश की स्थापना की थी, सुबुक्तगीन का था। इस्माइल खां इसका भाई है, बलगतगीन और पुराना है। चलिए, सबसे पहले सुल्तान आजम की उपाधि धारण करने वाला मोहम्मद बिन कासिम है भैया, सबसे पहले सुल्तान ए आजम। चलिए, नहीं, सुल्तान आजम ये नहीं करेगा, महमूद गजनवी करेगा। महमूद गजनवी ने की है शुरुआत में, महमूद गजनवी ने सुल्तान आजम की उपाधि धारण की है। ठीक है, इसी समय कसम खाई थी कि मैं भारत पर आक्रमण करूंगा। आगे चलते हैं। किसने कहा कि मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया? हेनरी इलियट ने किया, बताया है आपको। महमूद गजनवी के समय पेशावर का शासक कौन था? जयपाल था। और कौन था? चलिए आगे चलते हैं। महमूद गजनवी ने मरण, मथुरा, वृंदावन, कन्नौज पर आक्रमण किस वर्ष किया? 12वां आक्रमण है 1018 में। महमूद गजनवी की का निम्न में से कौन सा दरबारी विद्वान नहीं रहा? फिरदौसी, अलबरूनी, उत्वी और बरनी। जियाउद्दीन बरनी है, ये है ही नहीं उसके समय के, ये तो बाद के हैं भैया। ठीक है, बाद वाले हैं, याद रखिएगा। अलबरूनी भारत कितने वर्ष रहा? 1018 से लेकर 28 तक 10 वर्ष रहा है। अलबरूनी भारत के किस ग्रंथ को सबसे ज़्यादा प्रभावित मानता है? सबसे ज़्यादा प्रभावित मानता है, सबसे अच्छा मानता है, श्रीमद् भगवत गीता से बड़ा प्रभावित था। ठीक है, इसको भी इसने पढ़ा, योग सूत्र को, विष्णु पुराण को, रामायण को, इसने सबको पढ़ा। ठीक है, आगे देखते हैं एक बार। निम्न में से कौन सा इतिहासकार कभी भारत नहीं आया? देखो, मैं शायद ये घटना बताने से भूल गया हूँ कि फिरदौसी भारत कभी नहीं आया, याद रखना। फिरदौसी ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है शाहनामा। ठीक है, शाहनामा को
शाहनामा के बारे में बता देते हैं अभी। शाहनामा को लिखने के लिए फिरदौसी ने 6000 मिस्कल तय की थी, मिस्कल, जो कि उसको दी ही नहीं महमूद गजनबी ने, और ये कह दिया सोने की मिस्कल समझ के तय की थी फिरदौसी ने, पर उसके एक सलाहकार ने कह दिया कि तुम्हें मिस्कल देनी है, सोने की मत दो, चांदी की दे दो, मिस्कल ही तो देनी है। फिरदौसी ने शाहनामा लिख दी थी। इसे फारसी का होमर कहते हैं, देख क्या रहे हो मेरी तरफ, फारसी का होमर कहते हैं इसे फिरदौसी को, पूर्व का पेप्स कहते हैं, ठीक है, जल्दी ही बताएंगे, है ना। एक उसरी है, उसरी का मुंह 3 बार भरा था हीरे मोतियों से, सॉरी हीरे से नहीं, मोतियों से 3 बार भरा था उसरी का मुंह। फिरदौसी ने ये मिस्कलों में लिखी थी शाहनामा, और अलबरूनी ने लिखी 3 किताब, मिन मकाला, किताब उल हिंद और किताब उस सैदना, है ना, याद रखेगा, याद रखेंगे ना। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। कौन सी पुस्तक अलबरूनी ने नहीं लिखी? इबोल का नहीं लिखी, या किताब उस सैदना, या किताब उस सदायन, किताब किरान उस सदायन नहीं लिखी भैया, नीचे वाली नहीं लिखी, ठीक है। चलो, मोहम्मद गौरी ने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण कब किया? चलो गौरी के विषय में कुछ जान लेते हैं। तो 1175 में आक्रमण किया था, जीता था इसको। तराइन का द्वितीय युद्ध किस वर्ष हुआ? पहले साल तो 1192-91 में, दूसरा ये थोड़ा गलत लिख गया है, 92 है, तो यही उत्तर भी सही है, 1192, ठीक है। चलिए, कौन भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की आक्रमणकारी था? तुर्की पूछा है, तो तुर्की तो गजनबी हो जाएगा, ठीक है। गौरी के आक्रमण के समय भारत पर आक्रमण करने वाला अंतिम अरबी शासक कौन था? शासन करने वाला है खुसरो मलिक, ठीक है। मोहम्मद गौरी ने ऐबक को किस युद्ध में कहा कि ऐबक को किस युद्ध में कहा कि वो इल्तुतमिश को दास्ता से मुक्त कर दे? अभी बताया बिल्कुल, 1206 में खोखरों वाले युद्ध में, ठीक है। इब्न बतूता किसके काल में भारत आए? ये अलग से टीजीटी, पीजीटी, लेखपाल, वीडियो सब में धड़ाधड़ पूछते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक, MBT 1336 में आया MBT के, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में, और दिल्ली का प्रमुख प्रधान काजी भी नियुक्त किया गया था। चलिए, इस प्रकार हमने ये कुछ प्रश्न देखे हैं, और आगे से हम दिल्ली सल्तनत की शुरुआत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि सर इस तरह का वीडियो हमें चाहिए, और इस पर हमें आगे दिल्ली सल्तनत की शुरुआत करूंगा मैं, वहाँ से ऐबक से शुरुआत करेंगे, एक एक करके बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।